जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और जिंदगी गुजार भी रहे होंगे और साथ साथ कामयाबी के साथ जिंदगी में आगे भी बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे। और जिंदगी में कहते हैं कि कामयाबी के लिए कॉन्सेंट्रेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत तो करते ही हैं लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं बनती और वो जहनी तौर पर बिखरे हुए होते हैं, मुंतशिर होते हैं और बेचैन नजर आते हैं। और इसकी वजह से ये वो लोग हर तरफ ध्यान देते हैं, मतलब किसी एक चीज़ पर वो फोकस नहीं रहते और बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं, किसी एक चीज़ पर फोकस जो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कोई भी काम उनका ठीक नहीं हो पाता। और अगर आप भी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो किसी एक चीज़ पर, किसी एक मकसद पर कंसंट्रेट करें, इंतहाई तवज्जो के साथ एक वक्त में एक ही काम सर अंजाम दें और इसी तरह कोई भी बेचैनी और कोई भी इस्तराब पैदा नहीं होगा और आप पुरसकून ज़िंदगी भी गुजारेंगे और अच्छे तरीके से आपके जो मकासद है वो भी आप हासिल कर सकेंगे। जनाब, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में और जो है शोबा तालीम से जुड़े एक इनकलाबी इकदाम का। तो पाकिस्तान के निजी और सरकारी स्कूलों में यकसा निसाब तालीम पॉलिसी के मरहलावार नफाज का आगाज हो चुका है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सिंध के अलावा मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम का बाकायदा इजरा भी कर दिया, यानी मदरसे, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चे एक ही निसाब पढ़ेंगे। लेकिन कुछ स्कूलों की जानिब से यकसा निसाब तालीम की पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया गया है। उनका मौक़िफ़ है कि इस पॉलिसी से मयार तालीम बुलंद होने की बजाय मज़ीद गिर जाएगा और एक जानिब यकसा निज़ाम तालीम पॉलिसी का निफाज कर दिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में किताबों की शदीद किल्लत का भी सामना करना पड़ा है। नए सेशन शुरू हो चुके हैं, 10 रोज भी गुजर चुके हैं, मगर ताहाल हजारों बच्चे किताबों से महरूम हैं। यकसा निसाब तालीम की पॉलिसी कितनी मौसर साबित हो सकती है, अमली तौर पर पॉलिसी का निफाज मुमकिन है भी या नहीं है, प्राइवेट स्कूलों की जानिब से इस पॉलिसी की मुखालिफत क्यों की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम है मियाँ रज़ा रहमान साहब, सदर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। सर, जैसे कि सिंगल नेशनल करिकुलम का आपने देखा कि निफाज हो चुका है, कल वज़ीर आज़म ने खुद इस चीज़ का ऐलान भी किया है, लेकिन अभी भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हिचकिचा रहे हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए। क्या है आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पे आप लोग अभी भी पीछे हट रहे हैं? देखिए, जो यकसा निसाब तालीम है ये तो एक बहुत इनकलाबी कदम है, बिल्कुल, और हमारे बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा और जो बच्चे इससे होके गुजरेंगे इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर और डिफरेंट बच्चे होंगे और वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक दूसरे बच्चों का मुकाबला भी कर सकेंगे। यकसा निसाब तालीम में तो हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, बल्कि हम ये समझते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं जो आज के दौर के ऐन मुताबिक हैं और वो होनी चाहिए थी और उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे बच्चों को कि वो अपने आप को, अपने अंदर क्रिएटिविटी जो छुपी हुई है, जो कॉन्सेप्शनल लर्निंग का प्रॉब्लम था हमारा पहले, उन सब चीज़ों के साथ वो बाहर आएंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर थोड़ा सा यकसा निसाब तालीम पे मैं आपको 1 मिनट की मैं बस एक लाइन देना चाहूँगा कि यकसा निसाब तालीम में कुरान करीम का तर्जमा डाल दिया गया, बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया गया। बच्चों को जब कुरान कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो सारी उनकी लाइफ स्किल्स या लाइफ कैसे गुजारनी है, जिंदगी के सारे मामलात कैसे चलाने हैं, वो सारे उसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल साहब की और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब के अफकार उसमें डाल दिए गए हैं। पाकिस्तान के आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप उसमें काम करेंगे, पाकिस्तान की स्टैंडर्ड और पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, उसकी एस्पायरेशन के मुताबिक आप अपनी किताबें बनाएंगे। इसके साथ साथ लाइफ स्किल्स 21 लाइफ स्किल्स डाल दी गई हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं लर्निंग, स्टडी और एग्जामिनेशंस के, असेसमेंट के, वो इसमें डाल दिए गए हैं। इसको इंटरनेशनली अलाइन किया गया है, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। इसमें तो इतना बड़ा काम है कि शायद इसको इम्प्लीमेंट करते करते कई साल लग जाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना प्राइवेट स्कूल्स को या सर्विंग स्कूल्स को, वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान के मुताबिक हैं। वो मैं आपके पेश नजर करता हूँ। देखें, इसमें हमारा जो पब्लिक स्कूल है पहले वो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे थे। उन्होंने क्लास 1 से 5 तक उर्दू में मैथमेटिक्स पढ़ा है। जिस बच्चे ने 3 में उर्दू में मैथमेटिक्स पढ़ा है वो 4 में इंग्लिश में मैथ्स कैसे पढ़ सकता है? एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उनको आएगी ये प्रॉब्लम, हमें नहीं आएगी। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो पहले सोशल स्टडीज इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, अब 4 और 5 में उन्होंने उर्दू में पढ़नी है।
अब उनको ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि एक बच्चे के पास आज वो अगर अपना करिकुलम शुरू करे तो जनवरी के एंड तक तकरीबन 50 दिन है कि वो स्कूल जाए और इसको समझने की कोशिश करे। अगर कम से कम किताबें देखी जाएं तो वो 4 हैं और 4 के पेजेस कैलकुलेट किए जाएं तो वो 500 पेजेस हैं। अब 50 डेज और 500 पेजेस की अगर आप सेग्रीगेशन करें तो 10 डेज अ वीक बनता है, 10 डेज पर डे बनता है। 10 पेज बच्चा कैसे पढ़ेगा? फिर उसने उसको समझना है, कॉन्सेप्शनल लर्निंग करनी है, उसका मकसद समझना है, ग्रुप स्टडी करनी है, उसकी एक्टिविटीज डिजाइन करनी है और उसके बाद उसने उसको अपनी जुबान में अपनी सोच के मुताबिक असेसमेंट लेनी है या एग्जाम देने हैं। ये दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जो अपना सेशन मार्च में शुरू कर चुके थे या फरवरी में शुरू कर चुके थे और अब उनका अभी सेशन मुकम्मल नहीं हुआ और इन्होंने अपना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिंगल नेशनल करिकुलम कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें आसानियां दे दी जाएं इन चीज़ों के अंदर और इनमें थोड़ी सी कंपनसेशंस कर दी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। हम तो सर्विंग स्कूल्स ने तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया, बल्कि मैंने तो पहला कॉलम इसके ऊपर लिखा कि ये तो एक इनकलाबी इकदाम होने जा रहा है। अगर ये चीज़ें हमारे बच्चों को मिल जाएं तो हमारे बच्चे तो इंशाल्लाह ताला देखें जो बीज आप बोएंगे जमीन के अंदर वही चीज़ वही फूल बाहर आएगा ना जी, वही फल बाहर आएगा। तो ये तो बहुत अच्छा बीज है। इंशाल्लाह जो बच्चे सिंगल नेशनल करिकुलम यकसा निसाब तालीम को पढ़ के आगे आएंगे वो मुख्तलिफ बच्चे होंगे, वो सोच और विचार रखने वाले बच्चे होंगे। तो क्या इस बीज को बोने से पहले आप लोगों से नहीं पूछा गया था? मतलब कहा जाता है ना कि सरकारी स्कूलों से और प्राइवेट स्कूलों की बैठक होती है, उनसे पूछा जाता है कि अच्छा उनके क्या एतराज़ात हैं या वो क्या चाहते हैं। कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई आप लोगों की? हाँ, दरअसल हमारा यहाँ का मैडम एक सिस्टम ऐसा है कि हम कॉन्सेंट नहीं लेते। एक एक्सपर्ट को हम एक्सपर्ट नहीं समझते। अच्छा। जो भी सियासी लोग आ जाते हैं वो समझते हैं कि हमारे अलावा कोई और एक्सपर्ट नहीं है। देखें, इसको जिन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है मैं उनकी हमेशा तारीफ़ करता हूँ और वो वाकई तारीफ़ के काबिल हैं और आने वाले 6 माह के बाद या साल के बाद वो उनकी जो वर्किंग है वो सामने आना शुरू होगी तो बहुत सारे लोगों की नज़र में वो बहुत अप्रिशिएटेबल हो जाएगी। लेकिन 6 माह के बाद, आने वाले 6 माह के बाद जो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी जो क्वालिटी या उसकी जो आउटपुट सामने आएगी तो बहुत सारे लोगों को फ्लॉज नजर आने शुरू हो जाएंगे या प्रॉब्लम्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स का मैं आज इंकशाफ कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। बच्चों के लिए इतने ज़्यादा पेजेस बहुत मुश्किल है कि करें, बच्चों के लिए उर्दू से इंग्लिश में आना मुश्किल है, इंग्लिश से उर्दू में जाना मुश्किल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको एड्रेस कर लिया जाना चाहिए। देखें, ये कोई मेरा ज़ाती मकसद नहीं है, ये कोई ज़ाती मकसद इमरान खान साहब का भी नहीं है। ये तो नेशन बिल्डिंग करने जा रहे हैं आप। और आपका गोल क्या है? हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमने बच्चों को अच्छा एजुकेट करना है, हमने कॉन्सेप्शनल लर्निंग देनी है, हमने उनको रोट लर्निंग से निकालना है जिसे रट्टा कहा जाता है, हमने उससे निकालना है, नंबर गेम से निकालना है, उसको सोचने का मौका देना है। अपनी सोच से वो तख्लीक करे, अपनी सोच से वो बयान करे, अपनी सोच से वो अपने सारी चीज़ों को मैनेज करे। तो ये चीज़ें, हमारा गोल तो ये होना चाहिए ना। गोल के ऊपर जब जाया जाता है फिर मेरा ज़ाती मकसद, एक दूसरे बंदे का मकसद, तीसरे का मकसद नहीं रह जाता, फिर तो नेशन का मकसद आ जाता है। हम नेशन बिल्ड करने जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको मेरा ख्याल है कि अगर वो एड्रेस कर लें तो ये चीजें ठीक हो जाएं तो सब लोग इसको जोर लगाना शुरू कर देंगे, सब लोग मिलके इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो क्या वाकई रजा साहब के जो ये नाफिज किया जाने वाला सिलेबस है वो पुराना हो चुका है और ऑब्सोलेट हो चुका है, जो नए तकाजों पे हमांग नहीं कर रहा? नहीं, जो नया करिकुलम आया है वो तो बिल्कुल लेटेस्ट दौर के मुताबिक है। इसमें तो 21st सेंचुरी की स्किल्स पढ़ाई जा रही हैं। इसका जो असेसमेंट सिस्टम है वो टिम्स के मुताबिक है। ये दुनिया का बेहतरीन एग्जामिनेशन सिस्टम है टिम्स, इसमें साइंस और मैथ को इंटीग्रेट किया जाता है। उसके मुताबिक है। ये तो एक एक्सीलेंट सिस्टम बना दिया है। जिन लोगों ने इसको बनाया है वो काबिल तारीफ हैं। और अभी तो देखें इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं जो शायद हम फौरी तौर पे सामने एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जैसे कि अब कल भी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सीरत नबी बच्चों को जल्दी पढ़ाई जाए। मैं ये समझता हूँ कि सीरत नबी तो क्लास 1 से पढ़ाई जाना शुरू कर दी गई है। उसमें बहुत सारी चीजें, बल्कि बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो सीरत नबी से उठाई गई हैं या वहां से ली गई हैं। तो बच्चे तो क्लास 1 से सीरत नबवी पढ़ेंगे, चाहे वो ऑनेस्टी है, टॉलरेंस है, चाहे वो गुड फेथ है, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीरत नबवी के साथ जिनको लिंक किया जा सकता है। और आने वाले, जब आपने हमें कह दिया कि हमने कॉन्सेप्शनल लर्निंग करनी है और करवानी है, तो फिर तो आप ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ों को एक जगह पे यकजा कर लेंगे। और जो सबसे एहसन ज़ात है, सबसे बड़ी ज़ात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि सारी खूबसूरती, सारी खुशबू तो आपसे है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरे आपके साथ साथ जो है वालिदैन भी, वो भी शिकवा कर रहे हैं कि जो उनके बच्चे पहले दूसरी जमात में पढ़ते थे वो 5वीं जमात में जाके वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आगे जाने के बजाय हम पीछे आ रहे हैं।
हाँ, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैडम शेयर किया। ये प्रॉब्लम हुआ है कि जैसे देखा जाए कि अगर मैं एक आम बच्चे को देखूं जो 7 साल का बच्चा है, वो क्लास 1 में जब आता है गवर्नमेंट की बुक्स के ऊपर, तो वो आके ABC पढ़ना शुरू करता है। 1 से लेके 100 तक काउंटिंग सीखता है। उसके बाद इसी तरह अलिफ से लेके ये तक पढ़ता है 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में बच्चा हमारा तो अमूमी तौर पे हमारा बच्चा पूरा ऐसे लिख लेता है, 7 लाइन का ऐसे लिख लेता है। और हमारा 4.5 साल का बच्चा प्राइवेट स्कूल का, वो तकरीबन 4.5 साल की एज में काउंटिंग पूरी लर्न कर लेता है, बिल्कुल ABC भी कर लेता है, जोड़ तोड़ भी कर लेता है, जुमले भी बना लेता है। तो आप एक तरफ देखें कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका लर्निंग स्टैंडर्ड क्या है, और दूसरी तरफ देखें कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स या PCTB जो किताब दे रही है उसका लर्निंग स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा जो किताबों के हवाले से भी आ रहा है कि बुक्स नहीं मिल रही, सेशन स्टार्ट हो चुका है नया और नई किताबें नहीं मिल रही, वो क्या मामला है? देखिए, जो बुक्स हैं वो वाकई उसकी किल्लत है इस वक्त। अच्छा। बहुत सारे वालिदैन को बहुत परेशानी है। इवन के मुझे भी अपने स्कूल में बास बुक्स को कॉपी करवा के, फोटो कॉपी करवा के अपने बच्चों को देना पड़ा कि हमारी पढ़ाई का हर्ज ना हो। इस वक्त पिछला 1.5 साल कोरोना की नजर हो गया। अब एक एक दिन और एक एक मिनट और एक एक सेकंड कीमती है। अब बच्चों का वक्त जाया नहीं होना चाहिए था। जो कि PCTB ने बहुत सारे पब्लिशर्स को NOC नहीं दिए और अपनी किताबों को राइज किया। जब इनकी किताबें मार्केट में आई तो वो जो डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर सकी। अच्छा। मार्केट की जो डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर सकी, उसकी वजह से उसकी शॉर्टेज हो गई। और इस वक्त अब मेरा ख्याल है कि कोई 40 से 50% बच्चे हैं जिनके पास किताबें इस वक्त मौजूद नहीं है। और बहुत सारे स्कूल का सेशन कल शुरू हुआ है, बहुत सारों का अगले वीक में शुरू हो रहा है। यानी मेरे जो अपने बच्चे हैं उनका भी सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन उनको अभी तक उनके स्कूल्स ने बुक्स का कोई बुक लिस्ट नहीं दी है। तो इसका मतलब है बच्चे फारिग हैं, उनके पास कोई बुक नहीं है। बुक बोर्ड ने तो प्राइवेट स्कूलों को दूसरी कुतुब पढ़ाने की भी तो इजाजत दे दी है ना? जी, दूसरी कुतुब पढ़ाने की इजाजत दे दी है, लेकिन उनको NOC नहीं दी है। अच्छा। अब NOC जब मिलेंगे फिर वो प्रिंटिंग करेंगे, फिर वो मार्केट में बुक आएगी, फिर आपको मिलेगी। इट विल टेक 2 months, इट विल टेक 3 months एज वेल। कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है इसके बारे में कि देखें जो आपने किताबों तो उन्होंने फिर कोई आउटलाइन आप लोगों को दी है जिसकी वजह से आप लोग कोई वो जो बुक्स है वो पब्लिश कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने आउटलाइन दी है। इसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए हैं उन्होंने कि ये आपने मीट करने हैं। अच्छा। वो कोई भी हो सकते हैं, आप बुक कोई भी लगा लें, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स सेम रहेंगे, लेसन सेम रहेंगे। और उनमें क्या क्या होगा? उस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की हर एक की डिटेल अलग है, हर सब्जेक्ट की अलग है। और वो बिल्कुल ठीक है, वो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। वो PCTB की किताब से भी फॉलो किए जा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वही जो बात आपने पहले की ना कि जो मेयार का फर्क था, वो मेयार का फर्क कायम हो गया। हम क्लास 1 में आम प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है वो जुमला बनाता है आके, वो जुमले से आगे फिर आगे ऐसे लिखता है। जबकि इनके जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, वो क्लास 1 में आके काउंटिंग सीखते हैं, अलिफ बे सीखते हैं, ABC सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी हमारे बच्चों को वो किताबें बहुत आसान लग रही हैं। जो काम वो 20 मिनट में करते थे वो 5 मिनट में कर लेते हैं। तो ये एक जो डिफरेंस आया, मैं समझता हूँ बच्चों का इसको नुकसान होगा। थोड़ा सा गवर्नमेंट को इसकी अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए थी, PCTB को अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए थी और वजीर आजम के विजन को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है ये जो डिफरेंस है कब तक कैसे हल हो जाएगा? क्या दोबारा से ही हम जो कर रहे थे उसी पर आ जाए? नहीं, जो हम जिस तरफ हम जा रहे हैं वो बेहतरीन रास्ता है। इसमें जो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, उसका हल निकाल लिया जाए। लेकिन जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसका टेबल टॉक के जरिए हल निकल आता है, सोल्यूशंस मौजूद होते हैं। बिल्कुल आपके चैनल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके चैनल के जरिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत दफा रिक्वेस्ट की है। देखें, और मामला है बच्चों के स्टेक का, बच्चों के फायदे का और बच्चों के नुकसान का। जब मामला बच्चों के फायदे का आ जाए, स्टेक का आ जाए, तो अपने स्टेक्स भूल जाने चाहिए। अपनी वो शिमला ऊंचा करने वाली बात है ना, जी अपना शिमला ऊंचा नहीं भी होता, बच्चों को फायदा हो जाता है तो वो कर दीजिए। आपकी मेहरबानी, बच्चों के फायदे के लिए आप आसानियां पैदा कर दीजिए ताकि सारे मामला बच्चों की फेवर में चले जाए। तो क्या जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, क्या उनको नए सिलेबस के हवाले से कोई तरबियत दी गई है, कोई ट्रेनिंग दी गई है? मनीबा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखें, एक किताब है, उसको पढ़ाने वाला कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स की जो ट्रेनिंग दी गई है वो सिर्फ 3 दिन की दी गई है। अच्छा। और 3 दिन की ट्रेनिंग से आप ये नया करिकुलम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। इसकी तो रेगुलर ट्रेनिंग हो, डेली बेसिस पे हो, तो फिर भी आपको कम से कम कई महीने लग जाएंगे आप इसको समझने में। देखिए, बच्चे का कॉन्सेप्ट जो क्लियर है करना है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ा के नहीं किया जा सकता, रीडिंग से नहीं किया जा सकता। 3 दिन मेरे ख्याल से ये बहुत कम है कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को भी देनी है और प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा को भी देनी है। तो 3 दिन में क्या कोई सीखेगा ट्रेनिंग में? देखिए, जो ट्रेनिंग दी गई है ना, अगर खुदा न खास्ता उसका अगर चेक एंड बैलेंस कर लिया जाए ना, और कई स्कूलों में जाके टीचर्स को पूछ लिया जाए कि जो आपको ट्रेनिंग दी गई है वो क्या ट्रेनिंग है, या आप इस लेसन को कैसे पढ़ाएंगे, तो हमें बहुत सख्त सुबकी का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो ये प्लान किया है, मेरा ख्याल है कि वो नंबर स्कोरिंग के लिए तो जरूर कर दी है, लेकिन इसकी आउटपुट कोई नहीं है। किताबें नया करिकुलम के मुताबिक आ गई हैं, नया करिकुलम आ गया है,
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी वो पुराने करिकुलम वाली है, इसको ठीक करना पड़ेगा। आप देखें, हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जबरदस्त आइडिया दिया, हम नए बच्चे तैयार कर लेंगे, हम इनकलाबी बच्चे तैयार कर लेंगे, खूबसूरत बच्चे होंगे, खूबसूरत जहन होंगे, जरखेज जहन, बल्कि मैं इसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों के जहन ऐसे होंगे जो जरखेज होंगे, आप जो फसल डालेंगे वो रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर ऐसे जहन मिल जाएं जो जरखेज हों तो पाकिस्तान कहां से कहां चला जाएगा। ये तो एक जबरदस्त इकदाम है, लेकिन अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन ठीक ना की गई, इसको अप्लाई ठीक ना किया गया तो उसके रिजल्ट्स तो जीरो हो जाएंगे और खान साहब का आइडिया जो है वो सारा डिमोलिश कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब इसमें भी अभी कुछ चीजें हैं जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से अगर सब मुशावरत से अगर एक चीज लेकर चलेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। कुछ लूप होल शायद आपको नहीं पता, वो ये अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इनको किस तरह फुलफिल किया जा सकता है, तो शायद इसका कोई अच्छा हल निकल आए। रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। निसाब तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसका निफाज कर दिया गया है। कल वज़ीर आज़म ने खुद इस चीज़ का निफाज किया है और कुछ चीज़ें हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत से लोगों के, मेरे ख्याल से उनको भी ज़ेर गौर लाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, किताबों के हवाले से बात हो ही रही है, अब हो जाए बुक रिव्यू। तो बुक होम्स ने अजीम आलमी फ़लसफ़ियों के हयात, फ़लसफ़ा और नज़रियात के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की है और आज इनमें से लिखी 2 किताबों अफलातून और सुकरात का तारुफ आपसे करवाने जा रहे हैं। सुकरात को कदीम यूनानी फ़लसफ़े का अजीम तरीन फ़िलासफ़र करार दिया जाता है, जिनका जानशीन अफलातून भी अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलकर बड़ा नाम बनाने में कामयाब रहा और इन दोनों के फ़लसफ़े ने यूरोप से लेकर अरब फ़लसफ़े पर गहरे असरात मुरतब किए। अफलातून रियाजीदान भी था जिसने यूनान में फ़लसफ़े की पहली दरसगाह कायम की थी। ये अकेडमी यूरोप में आला तालीम की पहली दरसगाह बनी और अफलातून अपने आप को सुकरात का शागिर्द कहा करता था। जब सुकरात को सजाए मौत दी गई तो इस वक्त अफलातून एक भरपूर नौजवान था। सुकरात की मौत ने अफलातून के फ़लसफ़े पर बहुत ही गहरे असरात भी मुरतब किए थे। इन दोनों किताबों के मुसन्निफ मलिक अशफाक है और फ़लसफ़े से दिलचस्पी रखने वाले क़ारीन के लिए लिखी इन किताबों में उन फ़लसफ़ियों की इब्तदाई ज़िंदगी, तालीम, तजर्बात और मुशाहदात को तफसीलन बयान किया गया है और आप इसको पढ़िएगा बुक होम से, आपको ये आराम से दस्तयाब होगी और जब आप हमारा रेफरेंस देंगे जागो लाहौर का तो आपको इस पे डिस्काउंट भी मिलेगा। मजीद भी जनाब आपसे बात करेंगे, मजीद भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे पास आपके लिए, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम का महीना जारी और सारी है और ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें दीन इस्लाम की बका के लिए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा कुंबा लुटा दिया और इस्लाम को अपने खून की आबियारी से मुनव्वर कर दिया। वाक़या करबला महज एक वाक़या, यह इस्लामी तारीख का एक बाब नहीं है बल्कि ये रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल भी है। यौम आशूरा के हवाले से शहर में तैयारियां भी अरूज पर है। यौम आशूरा मुहर्रमुल हराम की 9वीं और 10वीं दिन को कहा जाता है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का की मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर पर जलूस और मजालिस का एहतमाम भी किया जाता है और फरजंदान इस्लाम इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। यौम आशूरा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के तमाम सिक्योरिटी इदारे हम्मा वक्त तैयार हैं। यौम आशूरा पर सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, कितनी नफरी तैनात की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में DIG ऑपरेशंस लाहौर हैं साजिद कयानी साहब और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद सरफराज। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में और सरफराज आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले तो सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताइएगा कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से क्या सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं, प्लान क्या बनाया गया है? जी, थैंक यू वेरी मच। मुहर्रम एक्चुअली हमारा अगर पूरे साल का जो पुलिसिंग फंक्शंस देखें तो उसमें एक सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त बन चुका है और ये स्टार्ट होता है फर्स्ट मुहर्रम से और 30 सफ़र तक 60 डेज़ पे ये स्प्रेड करता है। बट मेनली हम फोकस करते हैं 1 से 10 मुहर्रम तक ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो
मेजर जंक ऑफ प्रोग्राम्स है इससे रिलेटेड मुहर्रम से, वो इसमें हो जाते हैं। ठीक है। अराउंड लाहौर में तकरीबन कोई मुहर्रम का जो टोटल प्रोग्राम है उसमें 70% मजालिस और 74% जुलूस इन 10 डेज में हो जाते हैं। अच्छा। तो एक ये बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन पुलिस के लिए बन चुका है। अब जो हालात की सेंसिटिविटी है, जो थ्रेटल परसेप्शन है, उसके हिसाब से इसके लिए हम शुरू तकरीबन समझ लें कि 1 महीना पहले हम करते हैं। स्टार्ट होने से पहले हम तैयारियां शुरू कर देते हैं सारी। प्री मुहर्रम मीटिंग्स में हम जो स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, जो मजालिस के बानियान होते हैं, जो लाइसेंस होल्डर्स होते हैं जुलूसों के, जो बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं, अमन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी है, और उसके अलावा बाकी जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि खाली पुलिस तो जस्ट वन कंपोनेंट है सिक्योरिटी का। तो इन सारे सारे प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बाकी जो ढेर सारे डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व, इसमें लेस्को है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, 1122 है, लाहौर पार्किंग कंपनी है, सो मेनी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो सारे हम अपनी प्री मुहर्रम प्रिपरेशन में सारा पिछले साल को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, पिछले साल क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे वो सारा करते हैं। फिर सारे स्टेक, इस दफ़ा हमने ये किया कि CCPO लाहौर ने और मैंने स्टेक होल्डर्स के साथ सारे डिविजनल लेवल पे जाकर मीटिंग की, ताकि हम अपना जो पैगाम है, जो हमारी पिछले एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे जो चीज़ें हैं, तो हम उनको वहाँ तक लोअर लेवल तक पहुँचा सकें ताकि चीज़ें ज़्यादा बेहतर हों। फिर जो अमन कमेटी है उनके साथ हमने मीटिंग्स बड़ी तफसीली की हैं, और साथ साथ सारे मसालिक के जो उलमा हैं, जो लाहौर के बड़े अहले सुन्नत के और दूसरे मसालिक के उलमा हैं, उनके साथ बैठ के अमन कमेटी में बैठ के इश्यूज़ को डिस्कस करके बुनियादी मकसद हमने जस्ट 1 पॉइंट एजेंडा रखा है कि हमें अमन और अमान कायम करना है लाहौर में। और लाहौर में इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब का फेस है, और बल्कि पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान की, लाहौर में ज़रा सा भी कोई इशू हो तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में वो बड़ा प्रोजेक्ट होकर नज़र आता है। तो प्री मुहर्रम सारी प्रिपरेशंस की हैं, उसके बाद फर्स्ट मुहर्रम से स्टार्ट करते हैं, तो 8th मुहर्रम तक ये एक हमारा पोर्शन होता है, और फिर 9th और 10th का होता है। तो इस हिसाब से इंतजाम तो हमने बहुत ज़्यादा किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, कितने अहलकार जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर होते हैं? अब ये डिपेंड करता है कि किसी दिन पे प्रोग्राम्स कितने हैं। जैसे हमारा सबसे ज़्यादा वर्कलोड जो है वो 7th मुहर्रम को होता है, जिसमें तकरीबन 98 जुलूस होते हैं और 424 मजालिस होती हैं। तो तकरीबन इसमें 8,500 के करीब इन प्रोग्राम्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट होती है, और बाकी इसी से कनेक्टेड जो शहर में जैसे हम पेट्रोलिंग करते हैं, पिकेट्स लगाते हैं, सर्च ऑपरेशंस कराते हैं, 2 से 2,500 उसमें लगते हैं। अच्छा। तो 10,000 के करीब इसमें लगते हैं। और फिर 10 मुहर्रम को जो हमारा जो अशूरा का मेन जो मरकजी जुलूस है, और उस दिन सारा फोकस भी उसी पे होता है, तो उस दिन तकरीबन 12 से 12,500 के डिप्लॉयमेंट होता है। अच्छा, मतलब ये काफ़ी बड़ी नफरी होती है, जो बड़ा ऑपरेशन है, मामूर होती है। सरफराज, आप तो जाते हैं आशूरा वगैरह पे और इन पे सारा कवर भी करने, तो क्या इंतजामात देखते हैं पुलिस की तरफ से, क्या इंतजामात किए जाते हैं? आशूरा के हवाले से अगर बात की जाए मुनीबा, तो लाहौर पुलिस के ये आशूरा के जुलूस देखते हुए मेरे ख्याल से 7वां साल है मुझे। अच्छा। और हर गली कवर की जाती है, और स्पेशली जहाँ से जुलूस की गुजरगाह है उसको पुलिस की जानिब से कवर किया जाता है। तकरीबन 10 से 12,000 के करीब नफरी जो है वो लगाई जाती है। इसके साथ साथ DIG ऑपरेशन ने ये भी बताया अभी आपको कि मजलिस जुलूस के हिसाब से जो है वो सिक्योरिटी को तैनात किया जाता है। माल टाउन में छोटा है, अंदरून शहर में बड़ा है। इस किस्म के जुलूसों में ज़्यादा से ज़्यादा नफरी जो है वो लगाई जाती, ताकि किसी भी किस्म की इस किस्म की नागहानी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात यह है कि जो नफरी है वो उसको पुलिस लाइन पे भी रखा जाता है, किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में उसको जो है वो लगाया जाता है कहीं ना कहीं। तो हमें ये देखते हुए एक मुद्दत हो गई है, लेकिन शुक्र हम अल्लाह का ये अदा करते हैं कि हमने पिछले 7 साल से लेके अब तक कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल नहीं देखी। और सबसे अच्छी बात यह है मुनीबा के जो जब से सेफ सिटी आया, सेफ सिटी की जानिब से पुलिस की जो मुश्किलात हैं वो कम हो गई। ठीक है। इससे ये है कि मोबाइल कैमरा जात जो है वो लगाए जाते हैं, 600 से ज़ायद कैमरा जात लगाए गए हैं। इससे कबल आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था, तो DIG ऑपरेशन और मैं एक DC ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम में गए, और वो भी बड़ा अच्छा इकदाम है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कि एक मॉनिटरिंग रूम जो है वो कायम किया जाता है, जहाँ पे तमाम तर जितनी भी मजलिस जहाँ पे हो रही है, जुलूस जहाँ से गुजर रहे हैं, गुजरगाहें हैं, जो हसास इलाके हैं, जो उन पे नज़र जो है वो रखी जाती है। तो इनकी ड्यूटी जो है वो इस वक्त बहुत सख्त होती है, क्योंकि DIG ऑपरेशन जो है वो एक हेड कर रहे होते हैं तमाम ऑपरेशनल सरगर्मियों को। तो तमाम इलाकों को खुद जाके देखते हैं, हर चीज़ को खुद जाके देखते हैं, और सारा दिन इनका जो है वो दोनों दिन, बल्कि आज भी जो है वो इनके लिए बड़ा अहम दिन है। 7वें मुहर्रम में बहुत सारे जो
मजालिस निकलती हैं, बिल्कुल जुलूस हैं, वो है। हैं। तो इसलिए अगर पुलिस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस दफ़ा पुलिस की जानिब से CCP लाहौर DIG ऑपरेशन, इनकी जानिब से जो तमाम अमन कमेटी के मेंबरान हैं, छोटे से छोटे लोगों से भी जाके मिले हैं। अच्छा। वो इस वजह से कि मुहर्रम के मौके पर किसी भी किस्म की नागहानी या ना कोई खुशगवार वाकया पेश ना आ जाए। सर, जैसे सरफराज भी बताए थे कि टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की है, तो टेक्नोलॉजी ने कितनी आप लोगों की मदद की है सिक्योरिटी के हवाले से, आप हमें बताइए। जी, टेक्नोलॉजी ने शहर की जो सिक्योरिटी वो बेहतर हो जाए, बेहतर सिक्योरिटी करने में हेल्प यकीनन दुनिया सारी में ले रही है, तो हम भी इसमें ले रहे हैं। हमारा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, तकरीबन 650 के करीब कैमरे जो हैं वो इसमें खाली जुलूस रिलेटेड हैं। जो हमारे मेन मरकज़ी जुलूस है जैसे सिटी वाला, उसमें 264 कैमराज लगे हुए हैं। फिर उसके बाद अब चूँकि मेजॉरिटी रूट्स जो इंपॉर्टेंट जुलूसों के वो कवर्ड हैं, तो बाकी जो ब्लाइंड स्पॉट्स आते हैं वहाँ पे हम पोर्टेबल कैमराज लगा देते हैं, तो वो 100% कवरेज हम उसकी करते हैं। ठीक है। साथ साथ सेफ सिटी हमारी मॉनिटरिंग भी कर रहा है, हमारी टीम्स वहाँ पे बैठी हुई, कोई ज़रा सी भी कहीं कोई नॉर्मल से हटके कोई एक्टिविटी होती है तो फ़ौरन रिपोर्ट हो जाती है हमें। तो इशूज़ का फ़ायदा ये होता है कि जैसे पहले ये होता था कि मसला थोड़ा हुआ, किसी ने नोटिस नहीं किया है, नॉलेज में नहीं आया, बड़ा तो आपकी नॉलेज में आया, तो अब वो अल्लाह का शुक्र है नहीं है। इस पर जो कैमरा सर्वेलेंस की वजह से छोटी सी भी नॉर्मल से हटके कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हो जाती है। साथ साथ फिर हमने एक जो कैमरा मॉनिटरिंग जो आप समझें कि हमारा सर्वेलेंस रूम है वो DC ऑफिस में भी कायम है, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंट की किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है, जैसे कोई बिजली की तार अगर रोड के ऊपर आपको लटकती हुई नजर आती है, तो ये किसी के रिपोर्ट किए बगैर भी कैमरे में आती है, तो यहाँ से टीम एक्टिवेट हो जाती है कि इसको क्लियर करें। इसी तरह से छोटी छोटी बातें उसमें रिपोर्ट होती हैं। तो एक तो ये हमें टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। फिर हमारे पास जो हमारे जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसमें मूवीज़ भी बन सकती हैं, वीडियो कॉल भी की जा सकती है, वीडियो सेंड भी हो जाती है। इनके पास सारा सिस्टम मौजूद है। अच्छा। मैं दूसरा आपसे पूछना ये चाहूँगा कि मुहर्रम के मौके पर दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो शहर के बड़े अहम होते हैं, तो दाखिली और खारजी रास्तों में हमेशा जो है वो आप सिक्योरिटी अजाफी नफरी को तैनात करते हैं, उसके हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, हमारे 11 पॉइंट्स पे इस वक्त लगा हुआ है, एंट्री एग्जिट दोनों पे हमने फोकस किया। खास तौर पर सरफराज हमारे खिते की सिचुएशन भी तो अनस्टेबल नजर आ रही है हमें। जी बिल्कुल, हम वो तो एक ब्रॉडर पिक्चर में तो यकीनन सूरत हाल बदल रही है, लेकिन हम अपने अगर लोकल लेवल पे देखें तो एंट्री एग्जिट को हम ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। और हमने इस दफ़ा किया वही है कि ज़ाहिर है अब सारी एंट्री या सारी एग्जिट 100% तो चेकिंग करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वरना लाइंस किलोमीटर्स में लग जाती हैं चेकिंग के लिए। तो हमने ये किया है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ पुलिस और जो ऑफिशियल्स हैं उसकी तादाद बढ़ाई है, ठीक है, ताकि एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग हो सके, ताकि हम अपना काम भी कर लें और लोगों को जो है वो जो शहरी हैं उनको मुश्किलात ना हो। साथ साथ हमने ये भी किया, स्पेशल ब्रांच के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, तो इस दफ़ा हम 9 और 10 मुहर्रम को इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो एंट्री एग्जिट्स के हैं वहाँ पे स्निफर डॉग्स भी रखेंगे। अच्छा, तो अमूमन कौन से जो इलाके हैं उनको हसास करार दिया जाता है? जो आप समझ लें हम प्रोग्राम के मुताबिक अगर चलें तो जो बड़ी मजलिस होती है जहाँ पे तादाद ज़्यादा होती है, जैसे इकबाल टाउन में काली कोठी इमाम बारगाह है, तो वहाँ पे 15,000 के करीब तादाद एक मजलिस में हो जाती है, जहाँ पे 50% खवातीन और बच्चे होते हैं। तो ये तादाद भी सेंसिटिविटी को बड़ा उसका कैटेगराइजेशन जिसको आप कर देती है कि ये कैटेगरी हमारे लिए हो जाएगी। फिर किसी जगह पे पहले कोई इंसिडेंट हो चुका हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई स्कफल हो चुका हो, या कोई टेंशन एग्जिस्ट करती हो, तो वो हम उस अपने एनालिसिस में हम इसको ट्रबल स्पॉट्स और ये फ्लैश पॉइंट्स के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तो इसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होता है। हम देख रहे होते हैं कि जो इशू पिछले सालों में परसिस्ट करता था वो अभी है कि नहीं है। उसके लिए हम स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनके मीटिंग्स करा के राइटिंग में एग्रीमेंट भी साइन करवाते हैं, ताकि यहाँ पे कोई इशू ना हो। क्योंकि 3 तरह के जनरली इशूज आते हैं। एक तो जो है कि वो समझ लें कि जो उन सेक्टेरियन टेंशन कोई हो या इंटरसेक्ट भी हो, जैसे कि अहले तशय्युअ के अपने अंदर प्रॉब्लम है तो वो भी वहाँ पे उस दिन हमें प्रॉब्लम कर सकता है, या किसी दूसरे सेक्टर के साथ कोई प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई कमी पेशी वो प्रॉब्लम कर सकती है। और लास्ट में फिर हम टेररिज्म को देखते हैं, खुदा न खास्ता कोई इस तरह की दहशतगर्दी की बात हो तो वो तो है ही। तो हम हर चीज़ को इसलिए फोकस करते हैं कि ज़रा सी चीज़ भी कोई फ़र्ज़ करें कि 2 अहले तशय्युअ के ग्रुप में आपस में भी कोई इशू है, उस दिन अगर कोई प्रोग्राम के दिन कोई प्रॉब्लम होता है तो वो एक तो थोड़ा बुरी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर प्रोजेक्ट होता है, और साथ साथ उसके जो आप समझ लें कि जो इफेक्ट्स हैं ना वो बाकी सारे पंजाब में या बाकी बड़े शहर में आते हैं, तो वो उसको देखना होता है। और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर
हमारी ये कोशिश होती है कि कुछ भी ना हो, कुछ बना, और साथ में ये दुआ होती है कि एटलीस्ट हमारी तरफ से स्टार्ट कुछ ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, पर अमन तरीके से सारी चीज़ें जो है ना वो निमट जाएं और कोई भी किसी हादसे का शिकार ना हो। तो जैसे आप सरफराज जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो लोग मुतमईन नजर आते हैं आपको इनसाइड सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से? मैं एक अहम पेशरफ थी जो डीजीजी ऑपरेशन ने आके की। इससे पहले जो दाखिली खारजी रास्ते में खवातीन तैनात नहीं होती थी। अच्छा। खवातीन का बड़ा इशू था और शिकायत मसूल होती थी कि खवातीन को चेक इन के लिए जो है उन्हें अहलकार चेक करते हैं। तो डीजी साहब ने अभी खवातीन को वहाँ पे तैनात किया है। ये बहुत मुस्बत कदम है और लाहौरियों के लिए बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि इससे कबल जो है वो हमें बहुत सारी शिकायत मसूल होती थी, क्योंकि हमारे पास तो डेली रूटीन में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं, पॉजिटिव कम नहीं आती। तो वो इसलिए कि शिकायत बहुत सारी थी, तो उनका ये कहना था कि वहाँ पे खवातीन का होना लाजमी है। एक तो इनकी जानिब से खवातीन को वहाँ पे तैनात कर दिया गया है, अभी उस किस्म के मसाइल तो नहीं रहेंगे। अच्छा। दूसरा, हर नाके पे जो है वो खवातीन की भी नफरी जो है वो लगाई जाती है, ताकि जहाँ पे हम जाते हैं, जिन गलियों में हम देखते हैं, स्पेशली अंदरून शहर पे खवातीन की बहुत बड़ी तादाद होती है, बहुत बड़ी तादाद होती है, और वहाँ पे खवातीन को तैनात किया गया। और इससे बेहतर चीज़ जो है वो इस दफ़ा हमें मिल रही है कि खवातीन को जो है वो खवातीन चेक करेंगी और इस तरह जो है वो पुरअमन तरीके से ये मामला। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया क्या है, मुस्बत सोच है आप लोगों की। सर मुझे बताइएगा, किसी इमरजेंसी की सूरत में जो रैपिड रिस्पांस फोर्सेस भी वहाँ पर मौजूद होती हैं जगह पर? जी बिल्कुल, इमरजेंसी रिस्पांस हमारा किसी भी इवेंट के वाले से दो तरह का होता है। एक तो अलाइड डिपार्टमेंट्स का होता है कि जो रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन, तो वो हमारा इवैक्यूएशन प्लान बाकायदा जैसे सिक्योरिटी प्लान के साथ वो भी बनाया जाता है। वहाँ पे हम उसको हर साल हमारे पार्ट का प्रोग्राम का ऐसा होता है जिसमें हम अगर किसी एक्सीडेंट को या किसी भी किस्म की एक्टिविटी को हम वो उसको एंटिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए मेन रोल हमारा रेस्क्यू 1112 का होता है और बाकी हम सारे उसके लिए करते हैं। प्रॉपर प्लान होता है कि कौन से रास्ते इस्तेमाल किए जाएंगे, ट्रैफिक का क्या रूट होगा, हॉस्पिटल्स कौन से हाई अलर्ट पे होंगे, उसके बाद वहाँ पे कौन उसको होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए, फिर उसके बाद ये सारा एक प्रॉपर निज़ाम मौजूद होता है। दूसरा जो किसी हादसे की सूरत में जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स की बात आप करते हैं, एक तो हमारे इस सिक्योरिटी प्लान में जैसे हम डिप्लॉय करते हैं, रूफ टॉप्स पे स्नाइपर्स डिप्लॉय करते हैं। एक एरिया में अगर जुलूस चल रहा है तो सारे एरिया में स्नाइपर डिप्लॉयज होते हैं, और फिर ऑन ग्राउंड QRFs हमारी होती हैं, साथ साथ रेंजर्स की भी QRFs होती हैं। उस खुदा न खास्ता किसी जो टेररिस्ट या इस तरह की एक्टिविटी को, क्रिमिनल एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो ये दो तरह के हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे QRFs और स्नाइपर्स और इस तरह की सिक्योरिटी टीम्स मौजूद होती हैं वेपन के साथ। ठीक है। और रेस्क्यू के लिए फिर हमारे सारे जो अलाइड डिपार्टमेंट्स, उनका था हमारा रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन प्लान मौजूद होता है। मतलब इंतज़ामिया के साथ पुलिस का और इंतज़ामिया का इन दिनों में बहुत ही मरबूत सिस्टम होता है, एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं, हर चीज़ को एक दूसरे के साथ मिल के मैनेज करते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से दोनों ने मिलकर मशवरा करके इस पर जो है वो चलना होता है। वगरना ये नामुमकिन है कि आप इंतज़ामिया को पीछे रखें और सिक्योरिटी तो जस्ट वन कंपोनेंट ना, तो बाकी पूरा जो मुहर्रम का प्रोग्राम है ये कोई 18-19 डिपार्टमेंट्स का काम मिला के तो बनता है, तब जाके ये सारी चीजें होती है। सर आप लोग तो इंतजामात कर रहे होते हैं, लोग आप लोगों से कितना ताउन करते हैं इस इंतजामात के हवाले से? चूँकि ये प्रोग्राम ऐसा है कि जो हर साल होता है और उसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं प्रोग्राम के या साथ में जो मुहर्रम के हवाले से जो अहले तशरीह लोग हैं वो इसमें हर साल शामिल होते हैं, तो जनरली तावन करते हैं। अच्छा। किसी जगह पे कोई खुदा न खास्ता कोई हो ही जाता है, इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा होता है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग शामिल हैं, कहीं पे किसी पुलिस वाले ने अच्छे तरीके से बात नहीं की या अच्छा एटीट्यूड ठीक नहीं था, तो उसके रिएक्शन में कुछ न कुछ हो ज़रूर जाता है। बट जनरली क्योंकि चीज़ें स्टैंडर्ड हैं जो हर साल उन्हीं जगहों पे उन्हीं टाइम्स में उन्हीं इलाकों में होती हैं, तो जनरली तावन हमारे साथ लोग करते हैं। और ये साथ साथ जब हम जो मीटिंग्स हम करते हैं मुहर्रम से पहले, मुहर्रम के दौरान इनसे मिलते हैं, हम यही बात बार बार कर रहे होते हैं कि हमारे साथ सिक्योरिटी के इदारों के साथ आप ताउन करें, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है, जनरली होता है। बट अगेन जो आपने टेक्नोलॉजी की मॉनिटरिंग और बाकी हम खुद ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं, तो जो इश्यूज आते हैं वो हम साथ साथ रिजॉल्व करते हैं। और दूसरा सर, क्या इस साल भी डबल सवारी और जो मोबाइल फोन्स वो बंद होंगे?
जी 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी आपने लाजमी पूछा। जी 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पे बिल्कुल पाबंदी है, क्योंकि मोबाइल बंद होने तो आजकल मेरे ख्याल में खुशी की बात है, जान छुटती है, बंदा थोड़ा ज़हनी सुकून में रहता मतलब बंद होंगे वो भी? जी वो भी बंद होंगे। ठीक है, वो भी बंद होंगे, मतलब लोग जो है आराम से घर में मतलब बैठ कि 2 दिन मोबाइल जो है वो बंद रहेंगे, आपको 2 दिन सुकून रहेगा। 2 दिन हम लोगों को भी सुकून रहेगा और बाकी सारे भी सुकून रहेंगे। सर दूसरा जो पुलिस एहलकारों के उस दिन ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं, क्या एक्सीड कर दिए जाते हैं ड्यूटी आवर्स उनके? ड्यूटी आवर्स हमें एक्चुअली थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तादाद हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, और दूसरी बात साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इवेंट अगर चल रहा है कंटिन्यूड है, स्टार्ट से एंड तक से 18 आवर्स का है, तो अब उसके दरमियान में वहाँ पे ड्यूटी चेंज करना भी हमारे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं होता है कि चेंज के दौरान खुदा न खास्ता कोई कमी कोताही हो जाए। तो जनरली हमारे मेरे समेत समझ लें कि 16 to 18 20 आवर्स के दरमियान में ड्यूटी होती है, स्पेशली 9 to 10 मुहर्रम को, और ये हम भी आदी हैं, हम इसमें कोई शिकवा भी नहीं करते, और बाकी फोर्स भी इस चीज़ की आदी है, क्योंकि मजबूरी है, जो इवेंट की सेंसिटिविटी के हवाले से मजबूरी है कि हमको ऐसे करना पड़ता है। बाकी वरना हम कोशिश ये करते हैं कि हर ऐसी जगह पे जहाँ पे हम उनको रिलीफ दे सकें तो 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी कोई ना, क्योंकि 8 घंटों पे करना बहुत मुश्किल काम होता है इतने सारे इवेंट्स के साथ पूरे शहर को चलाने के लिए, क्योंकि खाली ये नहीं है, उसके बाद फिर 84 पुलिस स्टेशन का क्राइम भी देखना है, फर्स्ट रिस्पॉन्स भी देखना है, कोई हम चीज़ छोड़ नहीं सकते इसमें, तो इसलिए 8 घंटे तो बहुत मुश्किल है, कोशिश करते हैं 12 घंटे, और जनरली 9 to 10 मुहर्रम को 16 से 18 घंटे तक आम दिनों में भी हम देखते हैं कि मतलब नफरी जैसे कम है तो उनको ज्यादा ड्यूटी आवर्स देने पड़ते हैं, जिनकी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, तलखी का भी शिकार हो जाते हैं। पुलिस एहलकार है तो इंसान ही ना, तो इस हवाले से कोई नहीं इकदाम उठाए जा रहे कि नफरी को बढ़ाया जाए या कोई इकदाम उठाए जाए? ये हो रहा है, देखें मतलब नफरी बढ़ाना एक ग्रेजुअल काम है, ये नहीं हो सकता कि आज हम डिसाइड करें और कल हम नफरी में हमारी रिक्वायरमेंट 1 लाख बंदे की है तो हम 1 लाख बंदा ऐड कर दें और वो काम शुरू कर देगा। इतना ना गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होती हैं, ना हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी होती है, ना रिक्रूटमेंट कैपेसिटी होती है, तो ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव तो हो रही हैं, बट हमारा चूँकि ज़रा पुलिसिंग फंक्शन ऐसा है कि इसमें ब्रेक कोई नहीं है, ना आप इसको फॉर द टाइम बीइंग रोक सकते हैं कि आप अभी ये नहीं करते, हम बाद में करेंगे। हमें सारे काम जो रोज़ के रोज़ हैं करने पड़ते हैं, चाहे वो क्राइम सीन विजिट करना है, फर्स्ट रिस्पॉन्स है, लोगों की हेल्प करनी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो हमारा काम है वो रुकने वाला नहीं है, तो उसके लिए जितनी रिसोर्सेज हैं हम उनके साथ ही काम चला रहे हैं, बट ये ज़रूर है कि पहले के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंक्रीमेंटल जो है वो बेहतरी आ रही है, आगे इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा इंशाल्लाह। और दूसरा सर मुझे बताइएगा, पुलिस खिदमत मराकज़ जो है वो कायम किए गए हैं, ये किस लिए कायम किए गए हैं, ये शहरियों की किस तरह मदद करेंगे? बेसिकली पुलिस स्टेशन पे हमेशा एतराज़ रहा है कि पुलिस स्टेशन में लोग जाने से डरते हैं, और ज़रा एक 150 साल पुरानी कॉलोनियल एक चीज़ है, यकीनन डरते भी होंगे, शायद हमारे रवैये में भी बिल्कुल कमी होगी, तो उसके लिए हमने ये किया कि जो सर्विसेज ज़रूरी हैं और जिसमें कोई पुलिस स्टेशन होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए खिदमत मराकज़ कायम किए, ताकि एक जैसे आप एक मोबाइल कंपनी के कस्टमर सर्विसेज सेंटर में जाते हैं तो अपना काम वहाँ पे करा के आराम से आ जाते हैं, और आपको कोई वहाँ पे किसी दफ्तरी हैसल में नहीं पड़ना पड़ता, तो ये भी हमारा 1 विंडो ऑपरेशन है, कोई 14-15 सर्विसेज के लिए, ताकि लोगों को जितनी हम आसानी दे सकते हैं वो दें, और फिर जो हार्डकोर जो इन्वेस्टिगेशन और क्राइम वाला काम है वो पुलिस स्टेशन में रह जाए, जहाँ जो वहाँ पे ज़रूरी है, तो बाकी ये जो सर्विसेज हमने पुलिस स्टेशन से बाहर की। आसान मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेरा आपसे भी यही सवाल था, इसके बाद आपने मुझे मेरा जवाब आईडी कार्ड गुम होता था तो आप हमें अक्सर ऑफिस से आईडी कार्ड गुम हो गया, मोबाइल गुम हो गया, डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, तो खवातीन के लिए जो पुलिस स्टेशन जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आप जाती हैं खिदमत मराकज़ में, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी इस किस्म की कोई भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता, आराम से जाके आपको रपट दर्ज करनी पड़ती है, और जो है वो 10 मिनट में आपको वो पेपर हाथ में थमा दिया जाता है, और आपसे ये पूछा नहीं जाता, सवालात नहीं होते, सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि आपका गुम क्या हुआ, आपका आईडी कार्ड नंबर लेंगे और उस पर जो है वो दर्ज कर देंगे। इससे पहले इस किस्म की शिकायत थी जिसकी वजह से जो है वो खिदमत मराकज़ जो है वो कायम किए गए, और आपने नफरी की बात की, नफरी की अगर बात की जाए तो अफसरान जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वो लिख के भेजते हैं CPO को, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, और जो महकमा है वो गवर्नमेंट को लिखती है। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि नफरी जो है वो पूरी करके इनको देना, इनके लवाजमात को मुकम्मल करना, इनकी माली मुआवनत कैसे करनी है, ये गवर्नमेंट का काम है। इन्होंने उसी नफरी से काम लेना, अगर इनके पास 14,000 की नफरी है तो इन्होंने 14,000 से काम लेना है, चाहे वहाँ पे 28,000 लोगों का काम है। और आप देखेंगी कि मुहर्रम के मौके पर जहाँ पे जुलूस जलसे होते हैं,
वहाँ पे लाखों की तादाद में दुनिया होती है और कुछ हजार जो अहलकार हैं, कुछ हमारे अफसरान हैं, वो जो है वो कंट्रोल करते हैं। और सरफराज, वक्त की किल्लत है, जाते जाते सर आपसे पैगाम देना चाहूंगी कि आप लाहौरियों को क्या कहना चाहेंगे, जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ दो तीन पैगाम कोशिश करता हूँ जरूर दे दीजिए, क्योंकि मैंने देखा ये कि असर पड़ता है। एक तो मुहर्रम का महीना है, 9-10 मुहर्रम को यकीनन लोगों को शहर में आप देख रहे हैं कि जुलूस हो रहे हैं, मजालिस हैं, कुछ रास्ते भी बंद होते हैं, मुश्किलात होती हैं। तो हमारी दरख्वास्त उनसे ये होती है कि थोड़ा सा टॉलरेंस का मुजाहरा करें, पुलिस के साथ ताउन करें, चाहे वो मुहर्रम से मुतालिक हैं या नहीं है, दोनों सूरतों में, क्योंकि शहर के अमन अमान के लिए ज़रूरी है। साथ साथ हर दफ़ा जो मैं कहता होता हूँ कि जी पतंगबाजी, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और आतिशबाजी, ये 4 चीज़ें हैं कि जिसमें आप देखते हैं बड़ा शहर है तो रोज हम नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डीआईजी ऑपरेशंस साजिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद सरफराज, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जनाब मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, यौम आज़ादी तो गुजर चुका है, लेकिन जश्न आज़ादी की सरगर्मियां अभी भी जारी सारी हैं और इसी हवाले से ये बात भी काबिल जिक्र है कि नौजवान नस्ल का जोश और जज्बा दीदनी है। इसी तनाजुर में लाहौर के एक तालीमी इदारे में होने वाली मिली नगमों के मुकाबले में हिस्सा लेने वालों ने समा बांध दिया है। सुहेल कैसर आज हमें इसी मुकाबले का कुछ अहवाल बताने जा रहे हैं, तो फिर चलते हैं उन्हीं की तरफ और देखते हैं वो क्या बता रहे हैं हमें। जी सुहेल कैसर। मुनीब, अब आज़ादी की क्या बात की जाए कि भी आप देखिए कि 14 अगस्त तो गुजर चुका, लेकिन इसके बावजूद जो जोश और जज्बा है वो अभी तक बरकरार है और अल्लाह करे कि ये जोश और जज्बा इसी तरह बरकरार रहे। और तब खुसूसन बहुत खुशी होती है जब हम नौजवान नस्ल को भी इस जज्बे से सरशार देखते हैं और तब हम ये समझते हैं कि उन तक भी ये पैगाम पहुंचता है कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। तो अल्लाह करे कि ये नाम आज़ादी हमेशा इसी तरह कायम दायम रहे। सो जी, इसी तनाजुर में 14 अगस्त के तनाजुर में नमल यूनिवर्सिटी में भी तलबा और तालिबात ने एक छोटा सा मेला सजाया मिली नगमों का। अभी हम भी उनसे लुत्फ़अंदोज़ हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा उनको देखकर। आवाज़ चाहे जिसकी शायद बहुत अच्छी ना हो, क्योंकि वो कोई पेशावर गुलकार तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर का जो इनर जो सामने आ रहा था वतन की मोहब्बत के हवाले से, तो उसको सुनकर देखकर सच्ची बात है कि हम तो खुशी से निहाल हुए जाते थे। तो सोचा कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ नमल यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर वजाहत हुसैन शाही साहब हैं, मैडम आसमा हैं, मैडम फातिमा हैं और फिर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये तमाम मेला सजाया। तो क्यों ना फ़र्दन थोड़ी सी मुलाकात की जाए, थोड़ी सी गपशप लगाई जाए ताकि हमें भी जानने का मौका मिले। तो मेरा ख्याल है कि आपने भी एक मौका गनीमत जाना कि इनका जो बच्चों का टैलेंट है उसको दूसरों के सामने लाया जाए और ये तमाम मेला सजाया गया। जी बिल्कुल, और काफ़ी अरसे से जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हम करना चाहते हैं और हमारी रूटीन का हिस्सा होती हैं और वो बच्चों की तरबियत का जो है वो एक पार्ट एंड पार्सल होती हैं, वो हम कंडक्ट नहीं करवा सके। लेकिन अभी थोड़ा सा कोरोना के हालात पहले से बेहतर हैं, ऑल्दो के अभी दोबारा जो है ये थोड़ा सा बढ़ रहा है। फिर भी हमने इस मौके को और स्पेशली यौम आज़ादी की मुनासबत से हमने सोचा कि ये एक एक्टिविटी है जो हमें करनी चाहिए। मैडम, ये जो आपने बच्चों की कारकर्दगी आज देखी और जिस तरह बच्चों ने अपनी मोहब्बत का वतन से इजहार किया, सो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे सारे इकट्ठे ही हुए हैं। मेला तो एक छोटी सी बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो एक पूरी हमारी एक्टिविटी है या यूनिवर्सिटी की गैदरिंग और सारे साथी और हम यहाँ इकट्ठे ही इसलिए होते हैं कि हम अपनी यूथ को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। और एक उस्ताद के लिए इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं होती कि जब वो अपने से आगे निकलते हुए देखता है अपने स्टूडेंट्स को, और हम पूरी कोशिश में लगे रहते हैं जहाँ पे भी हमें मौका मिले। अच्छा, ये बात मैडम आपने बिल्कुल सही कही और मैडम फातिमा भी इस बात की तईद करेंगी कि दुनिया में या वालिदैन खुश होते हैं बच्चों की तरक्की से या फिर उस्ताद खुश होता है, वरना अगर कोई हमसे आगे बढ़ जाए ना तो जेलसी का अंसर आ जाता है, जेलसी महसूस होने लगती है कि हम आगे क्यों नहीं गए, ये क्यों आगे चला गया। लेकिन वालिदैन और उस असातिज़ा जो होते हैं, ये शायद वाहिद दो ऐसी शख्सियात होती हैं
कि जो किसी अपने स्टूडेंट्स को अपने से आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी महसूस करती हैं। सो मैडम, उम्मीद रखी जानी चाहिए कि आइंदा भी इस तरह के इवेंट्स होते रहे। जी बिल्कुल, ऐसे इवेंट्स हम पहले भी कराते रहे हैं और आइंदा भी हमारी ये एक रूटीन का हिस्सा है और हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरह के और भी इवेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेज के अलावा भी हम करवाते रहें, जिसमें गैर निसाबी सरगर्मियाँ क्योंकि इनकी एक्टिविटी का हिस्सा हैं। आपका नाम क्या है? हिफ्सा अली। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आपके असातिज़ा भी मौजूद हैं, तो थोड़ा सा एक मरतबा फिर और एक मरतबा गाकर हमें सुना दें ताकि। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। बहुत खूब जी। अच्छा, ये हिफ्सा थोड़ा सा हमें गाकर सुना रही थी और एक बच्ची और है, इसने कंपेयरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। आप भी थोड़ा सा आगे आ जाए। आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं अपने वतन से, क्या है इसमें ख़ास बात? ये हमारा मुल्क है और इससे मोहब्बत करते हैं। नहीं, मुल्क तो है, मुल्क का होना और अलग बात है, मोहब्बत करने का क्या रीज़न्स हैं आपके पास? इसको हमने बहुत मुश्किलों से हासिल किया, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने दी हैं। कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी का मेजर जो हिस्सा है वो सेक्रीफाइस किया हमारे लिए और इस वजह से हम इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह हम जो कर सकें इसके लिए करेंगे टू मेक दिस कंट्री प्राउड। अच्छा, इन्होंने कहा कि वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, करना क्या चाहिए मोहब्बत का जज्बा उजागर करने? क्या बैंड बाजा बजाना चाहिए या मतलब मोटर बाइक के साइलेंसर निकालने चाहिए या कुछ और भी करना चाहिए? पाकिस्तान का नाम रोशन करने के अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा परस्यू करना चाहिए। हम लोग जितना पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना। अच्छा, ठीक हो गया ये जी इनकी गुफ्तगू। और एक बच्ची और रह गई। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक बच्ची रह गई है तो वो कहेगी कि पता नहीं शायद। अच्छा, मैंने इनसे एक सवाल किया था कि वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए क्या सिर्फ झंडा लहराना या बाजे बजाना या गाड़ी तेज़ चलाना यही ज़रूरी है, कुछ और भी करना? हमें चाहिए कि हम पढ़ लिख कर अपने मुल्क का नाम रोशन करें इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, ताकि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें, बता सकें कि पाकिस्तानियों में कितना टैलेंट है। बाजे बजाना नहीं, इतना नहीं अच्छी बात नहीं होती वलोगों को डिस्टर्ब करना। आज़ादी को मनाना चाहिए लेकिन किसी अच्छे तरीके से, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लें जी, ये मुख्तसर सी गुफ्तगू साज़ा कराम से भी और स्टूडेंट से भी, और वो बात बच्ची ने बड़ी अच्छी की है कि बाजे बजाना या बाइक्स के साइलेंसर निकालना या गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलाना ये वतन से मोहब्बत का इजहार बहरहाल हरगिज़ नहीं है। इजहार तो तभी होता है कि जब हम अपने अमल से साबित करें कि हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। और यकीनन हम सब मुहिब वतन हैं, अपने मुल्क से, अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, बस इजहार के तरीके थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अब उम्मीद रखी जानी चाहिए कि आइंदा साल जब हम जश्न आज़ादी मनाएंगे तो ऐसे बहुत से तरीक़ों को हम मतरूक करार दे देंगे, ख़त्म कर देंगे, गलत करार दे देंगे कि जिनकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम होती। बाकी अकीदत और अपने जज्बात का इजहार बहरहाल हमारा हक़ है और उस हक़ को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी, सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद है। सुहेल कैसर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं मोहलिक कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी चौथी लहर कहर ढाने लगी है और लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% तक रिकॉर्ड की जा रही है और शहर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर के अस्पतालों में मौजूद वेंटिलेटर्स 41% तक भर चुके हैं, जबकि ऑक्सीजन बेड्स पर 29% मरीज दाखिल है। कोरोना वैक्सीनेशन की बात की जाए तो शहर में मौजूद तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और इंतजामिया के मुताबिक सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की वाफर मिकदार भी मौजूद है वैक्सीन की, लेकिन वैक्सीनेशन के हवाले से शहरियों का रद्द-ए-अमल जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है, जिसकी वजह से केसेस में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ इंतजामिया की जानिब से तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम की जानिब से बरती जाने वाली लापरवाही खतरनाक साबित हो रही है। शहर में कोरोना वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरफान मलिक है, पर्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर इरफान, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 14 अगस्त के बाद जो कोरोना के केसेस में वो इजाफा होता जा रहा है, इवन कि हम देख रहे हैं कि सब लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, फिर भी
इसमें इजाफा देखने में मिल रहा है, तो क्या जो वैक्सीनेशन है वो मौसर साबित नहीं हो रही है? डेल्टा वेरिएंट जो है वो मजबूत हो गया है, स्ट्रांग होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए हम ऑलरेडी लास्ट प्रोग्राम में भी एक बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन का मतलब कतई ये नहीं होना चाहिए कि आप वो सारी पाबंदियों से फ्री हो चुके हैं और आप इजीली गैदरिंग में भी जा सकते हैं, आपको वायरस कैच नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आपको वायरस होने की प्रोबेबिलिटी तो होती है, लेकिन उसके क्रिटिकल या सीवियर होने की नहीं होती। अच्छा। अगर अभी भी हम अपना डाटा उठा के देखें, वो पेशेंट जो कि एडमिटेड हैं उनमें से नियरली 80 to 85% अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। जो वैक्सीनेटेड है वो उनका एडमिशन कम है और वो सेवेरिटी की तरफ कम जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये स्प्रेड तो डेफिनेटली करता है। किसी भी एक एटमॉस्फेयर में, अगर एक क्लोज एटमॉस्फेयर में लोग बैठे हों तो ये 8 लोगों को भी स्प्रेड कर सकता है। इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है। और लेकिन अभी भी अगर मैं समझता हूँ कि जो इसका स्प्रेड है अल्हम्दुलिल्लाह वो उस तरह एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर रहा। अच्छा। अभी भी अगर देखें डेल्टा वेरिएंट जितनी तेज़ी से इसको बढ़ता है, अभी भी हमारे लाहौर जो है फिर भी रिलेटिवली बेहतर है, उसका वो हालात नहीं है जो हम कराची में देख रहे हैं या इस तरह के और शहरों में देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी पॉजिटिविटी रेट जो है लेकिन पॉजिटिविटी रेट तो डेफिनेटली उसने वंस डेल्टा वेरिएंट इज देयर उसने तो उसको इंक्रीज ही करना है ना। उसमें तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि ये आएगा और इनोसेंट बिहेवियर करके चला जाएगा। पॉजिटिविटी रेशो तो बढ़ेगी। अब उस रेशो के साथ आप इसकी हॉस्पिटलाइजेशन अब कितनी हो रही है और कितने सीवियर हो रहे हैं, ये डाटा जब हमें मिलेगा तो हम ज़्यादा अच्छा कमेंट कर सकेंगे। लेकिन अभी तक जितना मेरे पास प्राइवेटली एडमिटेड पेशेंट है या गवर्नमेंट सेटअप में एडमिटेड पेशेंट है, उसमें एक चीज़ क्लियर है कि जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें एडमिशन कम है। अगर वो एडमिट भी हो रहे हैं तो वो बेटर रिस्पॉन्स कर रहे हैं टू द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देन जो लोग जो नॉन वैक्सीनेटेड। तो क्या ये भी हो रहा है कि बहुत से लोग अगर उनको सिम्टम्स आ भी रहे हैं या कोई ऐसी उनकी तबीयत खराब है, वो करवा रहे हैं अपना टेस्ट लेकिन उनका पॉजिटिव नहीं आ रहा? क्या ये रेशो आ रही है? इसकी प्रोबेबिलिटी जरूर है। अच्छा। पीसीआर पॉजिटिव होना एक तो इसकी टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो टेक्नीशियन काम कर रहा है वो फुली डेडिकेटेड काम होना चाहिए कि वो कहाँ से इसने किसको टच करना है। फिर उस मीडिया में जहाँ पे वो जा रहा है और जब वो मशीन में लग रहा है, ये सारा प्रोसेस बड़ा डेलिकेट है। फिर आपके पास क्या वो किट की फैसिलिटी अवेलेबल है जो सारे एंटीजन डिटेक्ट करती है या वो है जो सिर्फ 3 एंटीजन डिटेक्ट करती है? तो मैं स्पेसिफिकली प्राइवेट बात करूंगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो अब क्योंकि WHO स्पॉन्सर्ड भी किट्स आना शुरू हो गई हैं, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन प्राइवेटली अगर आप फुल वो किट्स लें जिसमें ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। अच्छा। सो वो कोशिश ये करते हैं कंप्रोमाइज करके वो किट ले लेते हैं जो रिलेटिवली चीप होती है। वैसे भी इसकी पॉजिटिविटी जो यील्ड है वो कभी भी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कोविड हमने कहा ही नहीं 100% है। हम तो कहते ही हैं कि 60 to 70% है। तो फॉल्स नेगेटिव यानी गलती से नेगेटिव होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। मतलब ये चांसेस ज्यादा है कि अगर आप टेस्ट कराने जाएं आपको सिम्टम्स हो तो आप नेगेटिव आ सकते हैं पॉजिटिव की बजाय। दूसरा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी अब लोगों को जो है बूस्टर शॉट्स लगवाने चाहिए? क्योंकि जितना हम देख रहे हैं 2 डोज लगाने के बाद भी हम डेल्टा वेरिएंट का शिकार होने जा रहे हैं। देखिए, इसमें एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट मेरी राय है, मैंने शायद लास्ट प्रोग्राम में भी इस पर बात की, मुख्तलिफ फोरम पे भी ये मैं डिबेट कर रहा हूँ। मेरे मुताबिक हाई रिस्क पॉपुलेशन पे हमें बूस्टर डोज की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बिकॉज लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का हम मुल्क हैं, हम अभी अब तक उन लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाए जिनको चाहिए फर्स्ट डोज भी, तो एट द कॉस्ट ऑफ देम ये थोड़ा सा अनएथिकल लगता है। लेकिन हेल्थ केयर वर्कर स्पेसिफिकली और वो लोग जो पब्लिक डीलर हैं उनको मैं ये समझता हूँ कि बूस्टर डोज करना चाहिए और ये मिक्स एंड मैच फिनोमेना वाली करनी चाहिए। मिक्स एंड मैच फिनोमेना का मतलब ये है कि अगर पहले आपको साइनोवैक साइनोफॉर्म लगी है तो आप मॉडर्ना फाइजर में से कुछ लगा लें। अच्छा। सो दैट इससे आपका जो इम्यूनिटी है वो इन्हांस होगी। ये लेकिन एक डिबेटेबल टॉपिक है हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिहाज से। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन अभी फ्लोट कर रहा हूँ उसके मुताबिक इस पे जरूर गौर करना चाहिए। तो क्या ये ठीक है मिक्स एंड मैच वाली? बिल्कुल जी, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। ये इस पे काफ़ी स्टडीज अब आ चुकी हैं कि मिक्स एंड मैच जो होती हैं वैक्सीनेशन का, उसका जो आउटकम है या उसकी जो प्रोटेक्शन है वो जो नॉर्मल हम वैक्सीनेशन करते हैं उससे ज्यादा है। अच्छा। अब तो इस पे कोई दो राय ही नहीं। मतलब लगवा क्वेश्चन मार्क आपका है कि बूस्टर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो ऐसे कंट्री में जहाँ पे हम प्राइमरली जिन लोगों को रिक्वायर्ड है वैक्सीनेशन वो भी नहीं दे पा रहे। तो ये थोड़ा सा अनएथिकल है, लेकिन मेरे मुताबिक इसको क्लासिफाई कर दे कि हाई रिस्क ग्रुप हैं, वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो लोग जो पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, वो लोग जो फ्रंट लाइनर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें मोस्ट लाइकली आपको ये दे देनी चाहिए। लेकिन अगर बूस्टर शॉट्स होंगे तो ये कितने अरसे बाद लगेंगे? देखिए, ये काफी ज्यादा अगर आप प्रोग्राम हमारे रिपीटेडली देखें तो मैं अक्सर ये बात कहता था, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इट विल बिहेव लाइक फ्लू और हमें ईयरली इसको देना पड़ेगा। सो अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आफ्टर सम ईयर्स ये हमें ईयरली लगानी पड़ेगी। जैसे एक स्टैंडर्ड
फ्लू वायरस के हम लगाते हैं, तो ये मोस्ट लाइकली ये इसी तरह ही होगा। और दूसरा, कल हम देख रहे हैं कि लाहौर में जो 41% वेंटिलेटर्स हैं वो भर चुके हैं। तो मुझे बताइएगा कि, और हमारे देखने वालों को भी, कि कौन सी स्टेज होती है जब हमें एक पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ता है? देखिए, ये तो बिल्कुल ही एंड स्टेज की हम बात करें, जब हम अपने हर चीज़ को यूज़ कर चुके थे, वो चीज़ें जो ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं, मतलब हम NRM सिंपल मास्क से शुरू करते हैं, फिर NRM मास्क होता है, फिर हाई फ्लो जिन हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो लगाते हैं, CPAP लगाते हैं, एंड देन यू गो ऑन टू द वेंटिलेटर। अनफॉर्चुनेटली वंस यू वेंटिलेट द पेशेंट, आउटकम बहुत पुअर हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आप उस वक्त तक आप अपने सारे ही वेपन यूज़ कर चुके होते हैं, लंग इतना स्टिफ हो जाता है, इट्स वेरी रेयरली कि वो पेशेंट उसके बाद सर्वाइव करे। जो सर्वाइवल आफ्टर वेंट है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिलेटिवली बहुत कम है। सो उससे पहले ही हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश हमारी स्पेसिफिकली LGH में तो बड़ी है कि हम लोग वेंटिलेटर से पहले वाली जो मॉडलिटी है उसको ज़्यादा यूज़ करें, और लकीली हमारे पास वो डिवाइस मौजूद है जिसको हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस कहते हैं, जो प्रिंसिपल साहब ने मंगवाई थी। दैट इज़ वेरी गुड डिवाइसेस, और वो डिवाइसेस का हमें बहुत बेनिफिट होता है। वो पेशेंट को लगा के आप प्रोनिंग कर देते हैं और पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, यूजली उससे हमें सर्वाइवल ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर मतलब हमें वेंटिलेटर की जरूरत यूजली जाने की, उसके बाद थोड़ा बेहतर हो जाता है। दूसरा, किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि ऑक्सीमीटर के जरिए आप अपनी ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। तो किस रीडिंग पे हमें देखना चाहिए कि अब इसको हम लोगों को ऑक्सीजन पर शिफ्ट करना है? देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी और बुक गाइडलाइन पढ़ के भी कुछ मैंने वार्निंग साइन बनाए हैं इसके, जो होते हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। ठीक है। एक तो ये कि परसिस्टेंस ऑफ फीवर आपका वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आगे बढ़ते हैं नाजरीन। अगस्त का महीना जारी है और ये महीना जश्न आज़ादी का भी महीना है। इस महीने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत का रूप दिया था, और अल्लामा इकबाल को अपनी कौम के नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। उनका कहना था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। और ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है रिसोर्सेज की कमी है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का अनोखा कारनामा सामने आया है और जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। स्टूडेंट ने एक पुरानी और खटारा 100 सीसी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक में बदल दिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने डॉक्टर मोहम्मद उस्मान की निगरानी में अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पुरानी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, ये बाइक कैसी है और कितनी देर तक चल सकती है, कितना खर्चा आया है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, और उनके साथ मौजूद हैं कैसर नवाज जो BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इस प्रोजेक्ट के ग्रुप लीडर भी हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी कि आप लोगों ने एक स्क्रैप की कह लें कि मोटरसाइकिल को आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना दी है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ, आइडिया कहाँ से आया? पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का इन सब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी काविश को सराहा है, हमें बुलाया। उसके अलावा हमारे जो वाइस चांसलर हैं UET लाहौर के, उन्होंने हमें बहुत फैसिलिटेट किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। ये आइडिया ऐसे है कि आज से तकरीबन 1.5 ईयर अगो ये अमाद, बिलाल, कैसर ये मेरे पास आए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा करना चाहते हैं डेट शुड बी विजिबल और कुछ ऐसा हो जो कि मॉडर्न ट्रेंड से रिलेट करता हो। तो मॉडर्न ट्रेंड्स यही चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चल रहे हैं। उसके अलावा लाहौर को देखें, पाकिस्तान को देखें तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसको भी देखा कि ये चीज़ भी हमें अपने प्रोजेक्ट में शामिल करनी चाहिए। देन ये था कि हम वैल्यू एडिशन भी करें, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ जाएं। ठीक है। तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, जिसकी वजह से हमने फोकस किया इलेक्ट्रिक बाइक को। और हमने जो चीज़ ली वो जस्ट एक स्क्रैप है, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल स्क्रैप है। वो मोटर बाइक है ही नहीं, वो चेसी है बस एक, और बिल्कुल स्क्रैप है। तो आपने देखा कि वो किस तरह कन्वर्ट हुई। मेहनत बहुत है इनकी, स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इधर बैठे हुए हैं वो काम करने के बाद। उस मेहनत की बिना पर ही आप लोग इधर बैठे हुए हैं। कैसे आपसे बात करना चाहूँगी, आप इस ग्रुप लीडर हो, इसको हेड भी कर रहे थे, कैसा रहा, आइडिया किसका था, कितने लोग हैं आपके ग्रुप में, मतलब इनिशिएटिव किसने लिया पहले कि हम ये चीज़ कर सकते हैं?
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल का, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा चेयरमैन मैकेनिकल डिपार्टमेंट का और हमारे सुपरवाइजर डॉक्टर उस्मान का, इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी और हमें सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा। तो मेरी टीम में हम तीन ग्रुप मेंबर थे। अच्छा। अमाद था, बिलाल था और मैं कैसे। ठीक है। तो इसमें हमारा आइडिया ये था कि पिछले कुछ सालों में लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई थी, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी। तो हमारा टारगेट था कि हम इसको कम लेवल पे लेके आएँ, क्योंकि लाहौर जो है वो नंबर 1 जा रहा था पोल्यूशन में। तो हमारा टारगेट था कि इसको हम कम करें। तो उसके लिए फर्स्ट जो था कि हम बाइक्स जो है फ्यूल बाइक्स चल रही हैं पाकिस्तान में, तो उनको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिक, जिससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और दूसरा ये था कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं। और तीसरा ये था कि अब जो बाइक्स जो है बिल्कुल डेड हो जाती हैं, जैसे हमारी बाइक थी, हमारी बिल्कुल खटारा बाइक थी। अच्छा। तो इस तरह की बाइक्स को हम कन्वर्ट करें तो इससे वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगी, बजाय कि हम उनको ज़ाया कर दें जो बाइक्स हैं, तो उनको हम स्पोर्टी लुक में लेके आए हैं, एक ज़रा मॉडर्न शेप में लेके आए हैं। ठीक है। कितना अर्सा लगा इसको, इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए? तकरीबन हम पिछले 1.5 साल से इसको स्टडी कर रहे थे। अच्छा। तो हमने लास्ट 4 मंथ में इसको कंप्लीट किया, कंप्लीट स्टडी करके करने के बाद। उस्मान साहब, सिर्फ 1.5 साल आप लोगों को स्टडी करने पे लगा सिर्फ इसका? जी, हमने शुरू से ही सोचा हुआ था, इसलिए पहले जो हमारे 3 मंथ्स थे वो तो टोटली ये था कि व्हाट टू चूज एंड हाउ टू चूज। ठीक है। तो उसमें काफ़ी टाइम लगा, सारी चीज़ें देखी, एक्सप्लोर की, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, किस तरीके से हम गैदर कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक बेटर शेप दे सकते हैं, किस तरीके से सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें सोचने में, मीटिंग्स हुई, चेयरमैन के साथ भी मीटिंग हुई, तो वो सारी चीज़ें ना सोचने में और एक कन्वर्ज करने में आइडिया को टाइम लगता है। तो हमें तकरीबन 4 से 5 माह उस पर लगे। देन जब हमने काम स्टार्ट किया तो कोविड इज़ देयर, तो उसमें देयर वर इश्यूज, काफ़ी इश्यूज थे। टीम अप होना बहुत मुश्किल था शुरू में, बिल्कुल ऐसे लेकिन वो एक सेइंग है कि इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक सेइंग है। तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली बेसिकली, ये हमने और टाई अप किया इससे कि नहीं, हमें करना है काम। तो अगर इनका भी रात के 3 बजे भी मैसेज आ रहा है तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर मेरा इनको 1 बजे मैसेज आ रहा है तो ये रिप्लाई कर रहा है। इट्स अ टीम एफर्ट, जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ। तो क्या कैसे पहली दफा जब आप लोगों ने इस पे काम किया, मतलब जब प्रैक्टिकल करने लगे, सारा जो वर्क हो गया, पेपर वर्क हो गया, रिसर्च वर्क भी हो गया, तो जब स्टार्ट किया तो तभी इस चीज में कामयाब हो गए थे या उसको बार बार रीडू करना पड़ा? तकरीबन हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाब हो गए। अच्छा। क्योंकि हमने स्टडी बहुत ज़्यादा कर लिया था। ठीक है। हमारी रिसर्च बहुत ज़्यादा थी, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज हुए थे, लेकिन हम उसे इम्प्रूव करते गए। तो एट द एंड हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई। ये बड़ी ही कामयाब और बड़ी ही अच्छी प्रोडक्ट है हमारे सामने। तो उस्मान साहब, जो इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें जो मरकजी शय होती है वो इसकी बैटरी होती है, तो क्या ये पाकिस्तान में मौजूद है जिसकी वजह से आप लोगों ने ये तैयार कर लिया पूरी? ये बैटरीज पाकिस्तान में सेल्स हैं। अच्छा। लेकिन अगर हमने इंपोर्ट की हैं ये, ठीक है, और एक पूरा बैटरी पैक बनाया है। इसका कूलिंग सिस्टम है वो हमने खुद डिज़ाइन किया है, वो किसी का नहीं है। अच्छा। वो हमने खुद डिज़ाइन किया कि बैटरी को अगर कूल डाउन कर दे, डेट वर्क एफिशिएंट, उसका एफिशिएंट वर्क हो जाता है। और क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो हमने होने नहीं दिए हैं। हमने कूलिंग सिस्टम इसका खुद डिज़ाइन किया है, वो लगाया है, जिसकी वजह से हमें माइलेज ज़्यादा मिल रहा है। हमें 90 किलोमीटर तक माइलेज मिल रहा है। ठीक है। और कूलिंग सिस्टम के ऊपर हम अभी और काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना प्रोडक्ट लाएंगे उसमें इसका माइलेज 120 किलोमीटर तक चला जाएगा पर चार्ज। मतलब अब ये कह सकते हैं कि इस बाइक को चलाते हुए हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पेट्रोल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ बैटरी पे चलेगी। जी, बिल्कुल बैटरी पे चलती है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी है, वो भी आप सोलर पैनल्स यूज करने, नो इश्यू एट ऑल। फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है। तो ये कितनी देर में जो है ये इसकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी? ये तकरीबन 3 घंटे लेती है। अच्छा। मार्केट में जो अवेलेबल है वो 5 से 6 घंटे लेती हैं, हमारी जो है ये 3 घंटे लेती है। अच्छा। और इसके अलावा ये है कि अगर सुपर चार्जर अवेलेबल है तो उससे ही हम 2 घंटे के अंदर भी चार्ज कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरीज का हमें ये फायदा है इधर। ठीक है। हमारा जो बैटरी पैक है उससे हम 2 घंटे के अंदर भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन सुपर चार्जर इज रिक्वायर्ड फॉर सुपर चार्जर रिक्वायर्ड है। कैसे इसको हम रिचार्ज कैसे करेंगे? मतलब बैटरी चल गई है, अब उसको दोबारा हम लोगों ने रिचार्ज करना है। रिचार्ज करना तो अगर आप अपने घर में हैं, हाँ। तो आप इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं 3 घंटे के लिए। अच्छा। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, हाँ। तो अगर आपके पास सुपर चार्जर है फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इस पे वर्क भी कर रही है कि वो चार्जिंग स्टेशन लगाएं। तो हमारी जो बाइक है
वो कंपैटिबल है कि ये सुपर चार्जर पे भी चार्ज हो जाएगी। तो 3 घंटे में हम इसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन सुपर चार्जर से 2 घंटे में चार्ज हो 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। दूसरा कैसे जो सारे नौजवान हैं उनका एक सवाल ये है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, कितना चलेगी, ये सड़कों पे कितना दौड़ सकती है? स्पीड इसकी टॉप स्पीड जो 65 to 70 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो इंटरसिटी ये स्पीड काफ़ी है। हाँ, और इंक्लाइन जो रोड्स हैं उसके ऊपर भी इसकी बहुत अच्छी स्पीड है, 45 किलोमीटर पर आवर है। नॉर्मली जो अवेलेबल है उनके 20 किलोमीटर। जी, नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल। जितने भी लाहौर में डिक्लाइन इंक्लाइन जितनी भी रोड्स हैं, नो इशू एट ऑल। हमने रोड टेस्ट किया, एक एक चीज़ इसकी रोड टेस्टेड है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जस्ट किताबी बातें हैं, इट इज़ रोड टेस्टेड, एवरीथिंग इज़ रोड टेस्टेड। ये वाटर प्रूफ भी है। अच्छा, सो नो इशू एट ऑल, मतलब इट्स बेटर। इसको कमर्शलाइज कैसे करेंगे? मार्केट में लाने का कुछ सोच रहे हैं आप लोग? किस तरह लेकर आएंगे? कमर्शलाइज के लिए इस वक्त इधर हम बैठे हुए हैं और ये हम पहुंचाना भी चाहते हैं लोगों तक कि वी आर लुकिंग फॉर द फंडिंग एजेंसीज, वी आर सर्चिंग आउट, और कोलैबोरेटर्स हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे साथ मिले, ज्वाइन हैंड्स विद अस, एंड वी कैन अपलिफ्ट द सोसाइटी एंड वी कैन इवन प्रोड्यूस इवन बेटर प्रोडक्ट। उससे भी अच्छी प्रोडक्ट बन सकती है। तो लेकिन वही बात है कि फंडिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो यूईटी ने तो हमारा साथ दिया, अभी फैसिलिटेट किया हमें, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन अब क्योंकि एक बड़े स्केल के ऊपर काम करना है तो उसके लिए वी आर लुकिंग फॉर द फंडिंग एजेंसीज के शायद अगर हमें मिलें, अगर मिलती हैं तो इन द नेक्स्ट 3 वीक होपफुली वी आर गोइंग टू डेवलप अनदर प्रोडक्ट, और उम्मीद है कि वो इससे ज़्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल। और कैसे किसी भी चीज़ को करते हुए कोई ना कोई मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है, इसमें आपको क्या चैलेंजेस जो थे वो फेस करने पड़े? सबसे पहले तो चैलेंज था वो कोविड था। अच्छा। तो लॉकडाउन की सिचुएशन में टीम अप होना और प्रैक्टिकल वर्क करना ये हमारे लिए प्रॉब्लम था। लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया, लॉकडाउन में भी निकले हम, तो टीम अप किया हमने, लेकिन SOPs को हमने ज़रूर फॉलो किया। अच्छा। और सर के साथ भी हम कांटेक्ट में रहे, और यूनिवर्सिटी में भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो हम वहाँ भी जाते थे, तो हमें टाइम दिया रहता था। उसके अलावा प्रॉब्लम था बेसिकल फंडिंग का इशू होता था, तो वो हमने कोलैबोरेट किया, सर ने हमें सपोर्ट किया। तो बेसिकली ये 2 इशू थे, एक तो लॉकडाउन का था और दूसरा हमें फंडिंग का इशू था, तो हमने इसको कर लिया। एक जगह का भी था, और वो जगह जो सी थी, फिर हमें यूईटी में ऑटोमोटिव सेंटर था, वो हमें लोकेट हो गया था कि आप इधर काम कर लें, तो हमने फिर इनिशिएट भी वहीं पे किया और इसको एंड प्रोडक्ट भी वहीं पे डेवलप किया इसकी। और दूसरा डॉक्टर उस्मान, हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक कंपनी ने तो ऑलरेडी मोटर बाइक्स जो है बैटरी वाली वो निकाल दी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स। तो क्या आपको लगता है और भी इस तरह की जो है इस पे काम वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है मार्केट में, जो गाड़ियाँ भी निकलेंगी और मोटर बाइक्स भी आएंगी? हुई तो है, जैसे MG है वो व्हीकल्स के लिए काम कर रही है, सासगर वाले हैं वो अपना रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा की तरफ काम कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि इतनी मैस है हम लोगों का कि वी नीड इट। अब 5000 बाइक्स जो सी हैं वो जनरेट हो रही हैं, अगर तो इसकी कंजम्पशन लाहौर में है, तो व्हाई नॉट वी गो फॉर द इलेक्ट्रिक बाइक्स फॉर दिस। तो मेरे ख्याल से अभी तो जैसे एक कंपनी है वो कर रही है, हम भी सोच रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में। हमें काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट भी किया है कि वी वांट टू परचेज दिस बाइक। अच्छा। तो इस तरह और लोगों को भी आगे आना चाहिए। इसमें खर्चा कितना आया मैक्सिमम? खर्चा टोटल इसके ऊपर 0.1 to 5 मिलियन है। अच्छा जी, तो मतलब इस बाइक के लिहाज से ये सही है, और आपको इस प्राइस के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। स्पॉटी शेप है, वी हैव 3 मोड्स, इकोनॉमी मोड है इसमें, स्पोर्ट्स मोड है इसमें, अर्बन मोड है इसमें, रिवर्स मोड है इसमें, आप रिवर्स मोशन भी इससे ले सकते हैं। ठीक है। तो मतलब बैटरी ओवरचार्ज, इसके अंदर सेंसर्स हैं, टेम्परेचर सेंसर है, बैटरी के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा है, ओवरलोडिंग सेंसर है, जो चार्ज कर रहे हैं, चार्ज में ओवर चार्जिंग नहीं हो सकती इसकी। बैटरी की लाइफ इसकी 4 साल की है, तो मतलब 4 साल तक आपको बैटरी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और इसकी बाकी जो मेंटेनेंस है देयर इज नो मेंटेनेंस, कुछ भी नहीं है। नो, मतलब अगर आप देखें देयर इज नो लूब ऑयल, देयर इज नो क्लच, देयर इज नो गियर, सो इस तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ 4 साल के बाद सिर्फ आपने बैटरी चेंज करनी है, उसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई झंझट नहीं आपको अपने सर पे डालना पड़ेगा। दूसरा क्या सर, आपकी तरह और भी बहुत से जूनियर्स होंगे जो आपको कर रहे होंगे कि हमने भी इस साइड पर जाना है, बहुत से लोग हमें अभी भी देख रहे होंगे, तो वो अगर इस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले जब आपने प्रोजेक्ट चूज करना है तो आपका काम है बस आपने वर्क करना है, मदद अल्लाह पाक ने करनी है, तो आप दुआएं करें, अल्लाह पाक जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया तो फिर आपने डेडिकेटेड रहना, डिटरमिन्ड रहना, उसको करना है आपने। प्रॉब्लम्स आएंगी
लेकिन आपने पीछे नहीं हटना, उस काम को करना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप इस काम में कामयाब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप भी बेशक कामयाब हुए हैं और आपकी जिद्दोजहद और आपने जो कोशिश की है वो रंग भी ले आई है। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कैसर नवाज है, उन लोगों ने एक मोटर बाइक, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बनाई है और उसके बारे में हम उनसे बात कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। जनाब, मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।